श्री अशोक गहलोत जी, जो आपके लाडले और चाहते चीफ मिनिस्टर है, इस गांव के हैं, इस गली के रहने वाले हैं, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और आपने उनको बढ़ावा दिया। वो यहां से दिल्ली तक पहुंचे, फिर दिल्ली से आपके पास फिर आए। ऐसे एक महान और एक गरीबों के दुख और दर्द को जानने वाले चीफ मिनिस्टर आपके साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी आपके सामने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने भी अपनी पूरी भाषण में सरकार ने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा सता रही है, किस ढंग से वो लोगों को दबाकर रखना चाहती है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। नासिर हुसैन, राज्यसभा के एमपी और सीडब्ल्यूसी मेंबर, प्रणब झा सेक्रेटरी एआईसीसी, श्रीमती उषा नायडू सेक्रेटरी एआईसीसी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ सेक्रेटरी एआईसीसी, सलीम खान डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर नॉर्थ और नरेश जोशी डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर साउथ और श्री हीराराम मेघवाल डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर रूरल, श्रीमती कुंती देवरा मेयर जोधपुर नॉर्थ, श्री राजेंद्र सोलंकी सीनियर लीडर, रमेश बोरना सीनियर लीडर, वैभव गहलोत यूथ लीडर और यहाँ जो कैंडिडेट पधारे हैं, श्रीमती मनीषा पनवार जोधपुर, श्री शाहजाद खान सुरसागर, श्री किशन राम बिश्नोई, श्रीमती मीना कन्वर शेरगार, मिस दिव्या माड्राना, श्री महेंद्र बिश्नोई, श्री प्रकाश छगनानी क्या, हाँ, श्रीमती गीता बारवाड़, श्री मोहनलाल कटारिया, श्री बद्री जाकर, भीमराज भट्टी, पद्मराम मेघवाल, सन्याम लोधा और हरिशंकर मेवरा और इस मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों और बुजुर्गों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है जोधपुर आकर, क्योंकि जोधपुर में अशोक गहलोत कैंडिडेट हैं और वो आपके चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में
10 बार जीता है, 5 बार वो एमपी बन के चुन के आए और 5 बार एमएलए बन के चुन के आए। तो ये खूबी है, एक आदमी जो बार बार आपके आशीर्वाद से चुन के आता है और आपकी सेवा करना चाहता है, तो उसको हम हमेशा याद रखना चाहिए। और उन्होंने जो काम गरीबों को किया और जब भी जो कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में करा है, वो सभी के लिए किया है। सब लोग उनके काम को अच्छा मानते हैं। वो भारत सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, जिस भी भूमिका में उनको दिया, जोधपुर के लिए वो काम किया है। अगर मैं ये कहूं तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अब उनका स्वभाव भी ऐसा है, गहलोत साहब का, पानी तेरा रंग कैसा है तो जिसमें मिला है वैसा है। तो पानी का रंग क्या होता है, उसमें जो भी मिलाओ, नीला मिलाओ नीला हो जाता है, लाल मिलाओ लाल मिलाओ होता है, हरा मिलाओ हरा होता है। तो वैसा वो पानी के जैसे एक सबको लेके चलने वाले नेता है। किसी के बारे में वो यानी दुश्मनी नहीं रखते। हो सकता है 5-10 मिनट किसी से बातों में सबसे होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं और पूरा पार्टी का काम वो करते हैं। और आज तक जो करते हुए आए हैं, वही उनकी लोकप्रियता दिखती है कि भाई एक आदमी 10 बार चुन के आना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी 11 बार चुन के आया हूं और ये 12वां बार मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूं। मेरे को भी अब 53 साल हो गए, मैं चुन के आ रहा हूं। चुन के कैसे आते हैं, जो लोगों में रहते हैं, काम करते हैं, उनसे प्यार होता है। लोग किसी को आप जरा धमकाए छिड़काए तो भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि भाई ये आदमी हमको कुछ छिड़काया, दूर रखा, लेकिन काम करने वाला आदमी है, इसीलिए इसको ही साथ देंगे, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए तो हमारी कामयाबी या उनकी कामयाबी इसी में हुई है। एक जोधपुर नगर को तो उन्होंने क्या क्या दिया, वो लिस्ट पूरा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बताए। पानी, बिजली, सब कुछ उन्होंने बनाया, स्टेडियम, रोड। जो हमारे जयपुर को जो होना था, जो है, वो पूरा यहाँ जोधपुर में भी है। लेकिन इतना सब है तो राजधानी जोधपुर में बनाना चाहिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे भाई पूरा तो उनके पास है ही है, फिर ये हमारी राजधानी भी चले जाएगी क्या, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वो समझदार है, ऐसी काम तो नहीं करेंगे। लेकिन जोधपुर को भी सजाए, जयपुर को भी सजाए, और हमारा कांग्रेस का अधिवेशन उदयपुर में भी हुआ, वो बहुत बढ़िया हुआ। तो काम करने वाला व्यक्ति, उसको कहीं भी बिठाओ,
वो काम करके दिखाता है और काम करके लोगों का प्रेम उसको पात्र बनता है, प्रेम को। लेकिन चंद लोग हमारे को डराने की बहुत कोशिश करते हैं। बाकी का तो डेवलपमेंट का आपको मालूम है, आईआईटी उन्होंने बनाया, एम्स बनाया, सारी चीजें हैं, मैं बोलने नहीं जाता। वो तो आपकी आंखों को दिखने वाले काम है। कोई अगर फिरता है तो उसको ये दिखेगा, आईआईटी दिखेगा, एम्स दिखेगा, निफ्ट दिखेगा, फेडी दिखेगा, ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। लेकिन चंद चीजें आपको नहीं दिखते जो गरीबों के लिए कार्यक्रम, स्कीम वो डालते हैं, आपको वो दिखते नहीं, लेकिन आप महसूस कर लेते हो। वो पानी का हो या बच्चों का पढ़ाई का हो या महिलाओं को मदद करने का हो या किसानों को मदद करने का हो, ये हर साल अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं। लेकिन आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। क्या वो अशोक गहलोत को हो या हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को उनके घर को जाने वाला नहीं है। लेकिन चंद लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी का और लोगों का भला नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी तो ये आजादी के बाद हर चीज करते आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकतंत्र का बुनियाद डाले और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। दो बड़े बड़े कारखाने उन्होंने खोले, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। जो नौकरियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे वो मोदी सरकार एक एक करके छीन ले रही है या नहीं तो बेच के खा रही है। किसको? अदानी को, अंबानी को, फलाने को। उनके पास जो अमीर लोग हैं उनको दे रहे। हमने ये पसीना एक करके, खून पसीना एक करके हमने बनाया और जवाहरलाल नेहरू जी भी ने यही कहा, ये आज के जो कारखाने हैं, आज के जो बड़े बड़े कारखाने हमारे सामने दिख रहे, वो तो आधुनिक मंदिर है, उन्होंने कहा और बनाया। इसीलिए लाखों लोगों को नौकरी मिली। आज वो नौकरियां छीनने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े बड़े कारखाने में रेलवे जैसा हो, दूसरे कारखाने हो, इसमें जो लोग काम करते हैं वो गरीब करते हैं। आज शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिलता है, वो बंद कराने के लिए इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कारखाने एक एक होकर बीमार कर रहे हैं। बीमारू करने वाले नेता लोग देश की क्या भलाई करते हैं? तुम तो नया कुछ भी नहीं लाए। हाँ, नया लाए हैं आप। क्या लाए हैं? ईडी, इनकम टैक्स और कौन सा है? सीबीआई। ये तुम्हारे जवान हैं और वो प्रचार करने वाले हैं। मोदी साहब कहां जाते हैं?
पहले उनको प्रचार को भेजते हैं, ये 3 एजेंसी को, वो भेजकर फिर बाद में वो जाकर भाषण करते हैं। देखे नहीं, कांग्रेस के लोग, उनके ऊपर धाड़ हो गई, इनके ऊपर एलिगेशन लगा, ये देश को लूट रहे। अरे भाई, देश को तो तुम लूटने वाले हो। तुमने क्या किया? कौन सा नया काम किया? अब राजस्थान में तो पहले इतनी ग्रीनरी नहीं थी, जो ग्रीनरी को क्या बोलते हैं, हरियाली नहीं थी। वो हरियाली क्या मोदी साहब लाए? बताओ। अब जितने स्कूल है, कॉलेज है, और जो गहलोत साहब का भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का आइडिया है, ये भी क्या मोदी का है? बोलिए, किसका है? नहीं है। तो अगर बगैर कुछ किए सब मेरा है बोलने वाले, ये अच्छा नहीं। और बात 100 गुना करते हैं, काम 1% भी नहीं। और हम कुछ बोले, क्या है, खड़गे साहब हमेशा हमको यही हमारे खिलाफ बोलते रहते, गहलोत साहब हमारे खिलाफ बोलते रहते, राहुल गांधी जी हमारे खिलाफ ये बात हमेशा करते हैं। अरे हम नहीं भाई, आप ही के शब्द है। अगर मेरी हुकूमत आई 2014 में, आपने कहा 2014 में कहा, अगर मेरी हुकूमत आई, मैं प्रधानमंत्री बना, तो बाहर देशों में जो काला धन है उसको हिंदुस्तान में वापस लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डाल दो। ये हमने कहा। किसने कहा? मोदी। मोदी ने कहा तो दिया आपको। कैसा नहीं देते? इतना जबरदस्त मुख्यमंत्री है आपके, उनको पूछो दिया क्या, उनके बजट में कुछ आया क्या? हर जगह मैं जाता हूं, नहीं मिला बोलते हैं। नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख की बात किधर गई? या तो लोग आप लिए वाले झूठ है, या नहीं तो उन्हों झूठ है नहीं दिए वाले। तो ऐसा झूठ 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 बोलने की आदत है उनको। हर एक को कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मैं सालाना दूंगा। मिला किसको नौकरी? अरे जो है सो नौकरी आप छीन ले रहे, रेलवे के छीन ले रहे, बैंक के छीन ले रहे, डाक के छीन ले रहे, स्कूल के छीन ले रहे, है सो सब छीन ले रहे। आप देंगे कहां से? 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। अब तक तो 19 करोड़ नौकरियां देना था। वो बीजेपी वाले से ही पूछो, अगर नौकरियां नहीं मिले और आपको भी मालूम है तो कौन झूठ बोले? मोदी ने झूठ बोला। अगर मैं ये कहूं मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदार है, अगर कहता हूं मेरे को गलत कहते हैं। और ये सिर्फ बातों से नहीं चलता भाई काम। पेट को रोटी होना चाहिए, हाथ को काम करने के लिए काम होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। ये अगर रहता है और शायद अच्छे रहने के लिए हॉस्पिटल्स होना चाहिए। सिर्फ स्लोगन से, अच्छा भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला देश का। इसीलिए तो अशोक गहलोत जी पहले 10 जो प्रोग्राम बनाए आपके लिए, वो पूरा आपके सामने है। और ये निश्चित है कि मोदी जी जरा घबर गए, इतना घबर गए हैं कि भाई
मेरा क्या होगा, कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे और लद्दाख में छोटी स्टेट वहां पर जो कॉरपोरेशन कहते हैं ना, वहां पर भी हारे। 2 सीट मिले उनको। 22 सीट कांग्रेस को और एनसी को मिले, 22 सीट। तो उनको जरा घबराहट हो गई। वो घबराहट में कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी गालियां देते हैं और ये लोग खा रहे हैं। अरे बाबा, आपने तो सबको तो गालियां दिया, कम से कम तुमने 2 गालियां खाई है, क्योंकि काम कुछ भी नहीं किए। उन्होंने पहले वायदा किया था, मैं अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन, कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन? अभी चल रहा है काम। 2 साल में करने वाले मोदी जी अभी उनकी बुलेट ट्रेन चलने में है, अभी बनने में है। तो कौन झूठा बोला? मोदी ने बोला। तो ये सब उनके किसानों के दाम दुप्पट, आप किसान का आमदनी 2 पट करूंगा, किसने बोला? फिर किया क्या? नहीं किया। अरे तुम ही बोलते हो, मैं अगर हुकूमत में आया मैं आप किसानों को मदद करूंगा, तुम्हारी जो आमदनी है मैं वो डबल करके दूंगा। कहाँ है डबल? तो ये उनके झांसे में मत आओ। अब बीजेपी का खत्म हो गया, अब रिपीट करने का है। यहाँ अभी बोल रहे थे हमारे गहलोत साहब, हमेशा थोड़ा एक बार इन्हों आते हैं, ऐसा कुछ। अरे आप वो छोड़ दीजिए, अब रिपीट होने का टाइम है। फिर एक कांग्रेस की गाड़ी चलेगी, गरीबों को मदद करेगी। सीबीआई का नहीं चलेगा, ईडी का नहीं चलेगा। ये तो सब इलेक्शन में डराने के लिए, धमकाने के लिए वो काम कर रहे हैं। भाई ईडी छापे अगर इलेक्शन की वक्त ही पड़ते हैं, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 5 साल से सो रहा था। 3 साल पहले क्यों नहीं किए? 2 साल पहले क्यों नहीं किए? 1 साल पहले क्यों नहीं किए? 6 महीने पहले क्यों नहीं किए? 2 महीने पहले तो करना था। कब कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी जा रहे हैं नॉमिनेशन को, तो छापे गिर रहे हैं उनके लोगों के ऊपर। भूपेश बघेल, कल वोटिंग हो रही है उनकी 7 तारीख को, वहां छापे गिर रहे हैं। तो ये है लोकतंत्र में, ऐसा होता है। आपने सुना है कभी? आपने देखा है कभी? क्या नेहरू जी के जमाने में ये हुआ था? क्या इंदिरा जी के जमाने में ये हुआ था? क्या राजीव के जमाने में ये हुआ था? और उनके ही लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी, पाप बेचारा, उन्होंने भी उस वक्त नहीं किया। ये आए महाराज कहां से? मैं गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। अरे हम भी बैकवर्ड है, मैं तो दलित हूं, मैं तो उससे पिछड़ा हूं। उसकी तो चाय पीते हैं लोग, मेरा चाय बनाए तो चाय भी नहीं पीते। और तुम हमको सिखाते हो गरीब प्राइम मिनिस्टर बना, किसको सहन नहीं हो रहा। सिर्फ वो लोग अमीर को देखते हैं, गांधी फैमिली को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। हमारे लिए हमको निकालना चाहते हैं। कौन निकालते भाई? तुम किसी ना किसी इतने गलत काम करे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गलत काम करने के बावजूद भी चंद लोग आपको सपोर्ट करे, अभी आप जिंदा है, अभी आप प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गरीबी के नाम से अमीरों को जो पैसा दे रहा है वो मोदी साहब दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे।
दूसरे तरफ अपने दोस्तों को दे रहे। ये मैं पहली बार सुना कि हमेशा लोग बोलते हैं कि कोई भी राजा हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो गरीबों की मदद करता है। लेकिन ये उल्टा है, एक आदमी अमीर को मदद कर रहा है गरीबों के वोट से। वोट तो गरीबों को लिए और मदद किनको कर रहे हैं? अमीर को कर रहे हैं। और इनके जमाने में अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज 60% इस देश की संपत्ति 5% लोगों के हाथ में है और 50% गरीबों के हाथ में 3% इस देश की संपत्ति है। ये मोदी सरकार की देन है और ऊपर से कहते हैं देश को लूट लिया, वो किया, फलाना किया। अरे भाई, हम तो गरीबों के तरफ ही देखते हैं। सोनिया गांधी जी ने 3 कानून बनाए, किनके लिए बनाए? नरेगा का काम किसने बनाया? हमने किया। हमारा तो मजाक उड़ाए मोदी साहब नरेगा के लिए। और नरेगा का ज्यादा काम अगर राजस्थान में हो रहा है तो वहां पैसे ही नहीं देते, सताते, फिराते, घुमाते, पैसा कम देते, फिर काम हमको बंद करना पड़ता है। पेट के लिए खाना जरूरी है, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने एक फूड गारंटी उन्होंने किया। आज लोगों को फ्री राशन मिल रही है और 35 केजी ना आपके पास 35 केजी राशन मिलता है। अब इलेक्शन आ रहा है, मोदी साहब को अब गरीबों का अब सोच रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आगे 5 साल के लिए ये योजना एक्सटेंड करता हूं। आगे 5 साल के लिए ये 5-5 केजी का ये योजना है, ये मैं आगे बढ़ाता हूं। अरे पहले तो बोले ये रेवड़ी है, क्या है, फलाना है, आपने कहा। लेकिन आज वोट के लिए फिर उन्हों कर रहे। हम वोट के लिए नहीं किए थे उस वक्त। चुन के आने के बाद लोगों को जो देने का वायदा किए थे हमने दिया, कर्जा माफ करा। उसके अलावा राजस्थान में ये जो इन्होंने हमेशा ये कहते हैं कि खैर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि उनको मालूम है फिर चीफ मिनिस्टर उसका उत्तर देंगे। और विपक्षी नेताओं के खिलाफ बहुत उन्होंने ईडी का इसका सब पीछे लगाए। मैं सोच रहा था कि भाई आपको विपक्ष में ही छापे डालने के लिए जगह मिले, पैसा तो खूब है बीजेपी वालों के पास, जाओ डालो। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े पेपर है, वहां छोड़ के यहां गरीब लोगों को सताने के लिए, कांग्रेस के लोगों को सताने के लिए जो सरकार यहां आ रही है उसको रोकने के लिए वो काम कर रहे। तो इसीलिए इनके पास अगर हिम्मत है तो उनके लोग कहां पकड़े गए हैं उनको इंक्वायरी करके जेल में डालो, क्यों नहीं डाल रहे? और एक बात बड़ा दुर्दैव का है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कभी भी सरकार इम्पार्शल रहे, लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहे, लेकिन उनके पास जो मंत्री, बहुत से मंत्री लोग हमारे से भी उधर गए हैं, या हमारे पास के चंद लोग
कि जो पकड़े गए थे, दूसरे पार्टी के लोग भी जो पकड़े गए थे, चंद व्यापारी भी जो पकड़े गए थे, उनको बीजेपी ने लिया, लेकर अपने पार्टी को शक्ति बनाने के लिए उनके पास तो पैसे खींच लिए, और वो जो जिसके ऊपर कलंक था, वो कलंकित लोग बीजेपी में गए, और उनके पास बहुत बड़ी मशीन है। एक कैसी मशीन है? वॉशिंग मशीन। बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, शाह ने रखा है वो। ये लोग जो कलंकित लोग थे, एमपी थे, एमएलए थे, जिनको उन्होंने कहा कि करप्ट लोग हैं, वहां जाते ही वो सब सफेद हो जाते। वो ड्राई क्लीन के डब्बे में डाल दिए मशीन में, वो पूरा सफेद होके निकलते हैं। तो ये उनका मंशा है कि डराना, लेकिन कांग्रेस ये डरती नहीं। कोई डराने की कोशिश करे, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। और याद रखो, आप भी, आप डरेंगे तो मरेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि ठीक ढंग से रहने का, अपने को जिंदा रहने के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने उसूलों के लिए सब एक होकर लड़ते रहो। इसीलिए मैं तमाम से यही एक विनती करूंगा कि ये लोग तो हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन वो पीछे पड़ने दो, वो पीछे रहेंगे, हम आगे चलेंगे। अब मैं हमारे चंद जो कार्यक्रम हैं आपके सामने रखूंगा। वो तो हमारे गहलोत जी और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बोले हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, देश में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? चिरंजीवी योजना में 25 लाख का मुफ्त इलाज देने वाला कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने वाला कौन सा राज्य है? जगह जगह महंगाई राहत कैंप लगाए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया, ये कौन से राज्य में है? और 100 यूनिट तक बिजली फ्री, ये कहां है? शहरी रोजगार योजना कहां लागू हो गई? ये सब तुम्हारे पास ही है। उसीलिए मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये मोदी तक जाके पहुंचने दो, इसीलिए उनको मालूम होने दो हमारे क्या कार्यक्रम है, कितना यशस्वी हुए, लोग कितना चाहते हैं। इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि उनको भी यहां से खबर जाने दो। राजस्थान डरने वाला नहीं है, ये तो वीरों का भूमि है। यहाँ फौज में भर्ती होने वाले, देश के लिए लड़ने वाले, सबके साथ मिलकर खड़े होकर रहने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर तुम लड़ते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब गारंटी, ये तो गारंटी दिए हुए है, अब गारंटी फिर दे रहे हैं। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपये। गोधन गारंटी, 1 किलो गोबर को 2 रुपये। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत। और छात्रों, हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी। अब अमीर लोगों के, पैसे वालों के बच्चों का ही सुनते हैं, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड इवनिंग डैडी, बाय बाय, वहां से सुनते। लेकिन अशोक गहलोत ने निचले से हुए आए लोगों को
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर पढ़ाई के लिए वो देने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी देने वाली है। और ओपीएस गारंटी सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून लाया जाएगा। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, ये भी गारंटी है। तो ये जो है राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर तबकों के हित में सरकार ये रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन देने का प्रावधान किया है। 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले। तो ये सब जो है हमारी देन है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ और ज्यादा बोलने नहीं जाता, क्योंकि हमारे इतने स्कीम्स है, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। तो इसीलिए यही मेरा विनंती है कि आप लोग जो काम बीजेपी ने किया, नोटबंदी की, सबके घर बर्बाद किए, नौकरियां कम कर दिए, उसके बाद में उन्होंने एक तरफ नोटबंदी के साथ साथ भी अब मुनाफाखोर लोगों को भी मदद की, जीएसटी गलत लागू की। छोटे छोटे व्यापारी, अरे उनको जीएसटी से तंग कर दिए। और छोटे जो स्मॉल हैंडलूम्स, छोटे जो कारखाने वाले हैं, उनको भी तंग कर दिए। और छोटों को तंग करना, बड़ों का पेट भरना, ये इनका काम है। तो इसलिए भाइयों, इसके साथ ही और 2 शब्द बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। भाई हमको तो छोड़ो, एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये तो मानते हैं ना, रोजगार तो नहीं मिल रहा। और इन्होंने सब रोजगार खुद ही खा लिए, क्योंकि नौकरियां देने का बंद कर दिया। और दूसरे तरफ भाई लोगों को प्याज भी नहीं मिल रहा। कोई लोग देखना भाई प्याज कैसा बोलते, सूंघने गए तो वो भी नहीं मिल रहा। कम से कम खाने को नहीं मिला, सूंघने को तो मिलना ना। हमने आग्रह किया, जोधपुर मेरा जन्म स्थान भी है, मेरी कर्मस्थली भी है, और वहाँ आपको आपका आशीर्वाद देना है। मेरे आग्रह को मंजूर किया, उसके लिए मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूँ। खड़गे साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के। मेरे ख्याल से आज के वक्त में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में कोई है, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। अभी हम बात कर रहे थे, जब मैं एनएसयू में था 74 के अंदर, तब खड़गे साहब ने शिक्षा मंत्री के रूप में कर्नाटक में काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में 74 में, 50 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि कितने सीनियर मोस्ट 11 बार बने होंगे, लगभग पार्लियामेंट मेंबर बने होंगे, एमएलए रहे होंगे, और लंबा राजनीतिक जीवन जिया इन्होंने। ये गरीब परिवार से, मुख्य बात ये, गरीब परिवार से, झोपड़ी से उठ करके जो परिवार बाहर निकला, उन्होंने आज जो सबसे सम्मानित पद है देश का कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उस पद पर आप पहुंचे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनको बधाई दूं, उनको आभार प्रकट करूं। उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिया। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, चुनाव जीते हैं हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की है। और जिस रूप में आपने काम संभाला है, उससे पूरा देश प्रभावित है।
ये मैं एहसास करता हूँ इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में आए हैं। आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से, और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो। मैं थासू दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। उसी रूप में आप बताइए, मुझे भी जो है पहला चुनाव लड़ा 77 के अंदर में, 80 में आपने मुझे एमपी बना दिया जोधपुर जिले की जनता ने। ये नगरी शेर राजस्थान ज्ञानानिवास की है, प्यारे मियाँ बरकतुल्लाह खान साहब की, दोनों मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से। तीसरा मुझे अवसर मिला 3 बार मुख्यमंत्री बनने का। और जो धरती में आज़ादी जंग के अंदर भाग लिया हो मारवाड़ के लोगों ने, उनको भूल नहीं सकते। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हो गए, परसा मैराना जी, खेत राठौड़ जी, राम सिंह जी, नरपतराम बरवड़ जी, मान जी देवड़ा जी, रंजीत सिंह जी, कोई कमी नहीं रखी। यहाँ के मारवाड़ के नेताओं ने राजस्थान भर की सेवा करी है, विभिन्न पदों पर रह करके। उस धरती से मुझे अवसर मिला, मैं एमपी बना। उस वक्त में जोधपुर क्या था, आज क्या है। आज हमारा सौभाग्य है, सारी वो संस्थाएं जो प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश के अंदर, मेरी याद है एक बात तो जोधपुर होगा जहाँ पर तमाम संस्थाएं आ चुकी है, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, FDDI हो, सारी संस्थाएं, साइंस सिटी हो, और कोई कमी नहीं रखी विकास के अंदर। जोधपुर आज बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, जोधपुर नहीं बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। कोई जमाने में राजस्थान का मतलब रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा हुआ राजस्थान है। आज राजस्थान बदल रहा है, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से। मुझे सीखने का मौका किसने दिया? आपने दिया, जोधपुर ने दिया। मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही। गांव गांव में, ढाणियों में जहाँ अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, बचपन से ही मैं जाने का मुझे शौक था। तो आज जो कुछ मैंने कलम चलाई राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के लिए, उसका श्रेय आपको जाता है। आज जो तारीफ होती है हमारी स्कीमों की, अभी हमारे अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे थे, दुतासा जी, तो अनुभव कहाँ का है? अनुभव जोधपुर की धरती का है, जोधपुर के पानी का है, जोधपुर के लोगों का है। ये अनुभव ने मुझे सिखाया किस प्रकार से काम करना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अकाल सूखे पड़ते थे, हम जाते थे। पीने का पानी के संकट जोधपुर के अंदर, ट्रेन से पानी लाया करता था, ट्रेन गाड़ी से पानी आता था। इमरजेंसी योजनाएं बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या क्या तकलीफ होती थी यहाँ पर, वो सब जमाना था। राजीव गांधी आज नहीं रहे दुनिया में, आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आ गई, आराम हो गया। ट्रेनें 2 चलती थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, धीमी गति से। आज ब्रॉडगेज आ गया, कितनी ट्रेनें चलती किसी को नहीं मालूम। ट्रेन बदलनी नहीं पड़ती अहमदाबाद में और दिल्ली के अंदर। हवाई जहाज के पता ही नहीं थे, हवाई जहाज चलने लगे, एयरपोर्ट बन गए। जो काम जोधपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ आप शान से कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से विकास में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। अब भी कई काम चल रहे हैं जोधपुर के अंदर, आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, पानी की समस्या बहुत कम शहर होंगे राजस्थान में जब पीने के पानी की समस्या नहीं, जिसमें जोधपुर भी होगा। गाँव तक हम पानी भेजे इंदिरा गांधी कैनाल का। तो मैं खाली इस मौके पर, क्योंकि भाषण सुनना आपको खड़गे साहब का, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, आजकल तो लाइव होता है टीवी के अंदर, तो मेरी बातें आप सुनते हो, सुनते रहे हो, आगे सुनते रहोगे। चुनाव तक लगातार मीटिंग होगी। पर मुझे गर्व है कि जोधपुर में आज खड़गे साहब पधारे हैं। और इतना आप सबको मालूम है कि हमने जो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, 4 बातें कही थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी का अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है। आज जो ये
बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए। किस रूप में बोलते हैं भाषा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। इनको पता नहीं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है ये त्याग बलिदान की कहानी। इसलिए खड़गे साहब पीढ़ी से आते हैं जिनके अपने अनुभव है। पर मैं कह सकता हूँ आपको, चारों जो मुद्दे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में है। इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आनी चाहिए, उनकी वजह सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूसरा सारी बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहां पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गांव गांव में बात पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहां पर। ये पूरे देश में तहल का आतंक मचा रहेगा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो, घरों में घुस जाओ। दोता से गए ईडी वाले, एक सवाल इनसे नहीं पूछा, दिन भर बैठे रहे वहां पर, क्या तुक था जाने का। इस प्रकार से जानबूझ के कांग्रेस नेताओं को तंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर की परवाह नहीं कर रहे हैं। डाइवर्ट कर दिया इनका काम जो था ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारी 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत शिविर की, घर घर में पहुंची है, बल्कि इंप्लीमेंट हो गई। लोग बहुत इंप्रेस उससे गांव गांव के अंदर। वो मैं गिनूंगा नहीं, आप सबको मालूम है। 7 गारंटी हमने दी है, वो चर्चा है पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रोग्राम जो कानून बनाए, अभी अध्यक्ष ने बता दिया आपको, किसानों के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, जो कुछ संभव था हमने 5 साल में करने का प्रयास किया। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना के प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई है। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन भीलवाड़ा मॉडल WHO तक ने तारीफ करी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केरला में गया था, केरला में सरकार 70 साल में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती, 70 साल तक। इस बार उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया सरकार ने कोरोना में, इसलिए वापस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रिपीट कर दिया। अगर केरला में कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, माई बाप तो जनता ही होती है। देखिए, फैसला आपको करना है, प्रदेश की जनता को करना है। मुझे एहसास होता है कि इस बार कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, इतनी सारी हमारी स्कीमें, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में गई है, और पूरी पब्लिक के लिए इलाज का राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। ओपीएस लागू कर दी कर्मचारियों के लिए। हमने 7 वादे किए, उसमें हमने कहा हम ओपीएस एक्ट बनाएंगे, सरकार बनेगी तो हमारी। 7 गारंटी हमने नहीं दी अभी। जो आपको मालूम है, गैस सिलेंडर 500 रुपये का दायरा बढ़ा रहे हैं, गोधन गारंटी योजना ला रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरह, गोबर के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल। खड़गे साहब ने भी बताया मुझे, इन्होंने ये प्रयोग जो गोविंद धोतासर ने किया अभी एज शिक्षा मंत्री, वो प्रयोग खड़गे साहब बता रहे थे। 74 के अंदर इंग्लिश स्कूलें खोली गई वहां पर कर्नाटक के अंदर। लोगों ने कहा आप इंग्लिश में क्यों ध्यान दे रहे हो, कन्नड़ की बात क्यों नहीं करते हो। आज गांव गांव हमारी स्कूल चल रही है। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में देखेंगे, आप नाम करेंगे राजस्थान का, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज कंप्यूटर का जमाना है, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आ गए है। राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, उसमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। मेरी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के। आज मैं कह सकता हूँ आज इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर। ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं। अभी मैंने वादा किया है 7 गारंटी में, जो बच्चा 12वीं पढ़ता है फर्स्ट में जाएगा, उनको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, सब बच्चों को सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको मिलेगा। ओपीएस गारंटी दे रहे हैं हम लोग, इंग्लिश स्कूल में खोलने की गारंटी दे रहे हैं। और एक और जो
किसानों के लिए कानून पार किया, कोई जमीन कुर्क नहीं होगी। कमीशन बैठेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में, वो फैसला करेगा कार्रवाई करने के लिए कितना करना माफ करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कानून ने पास किया है। अब हम चाहते हैं कि जो आपात योजना आती है, बिजली बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोग तकलीफ होती है और बहुत कम पैसा मिलता है, चाहे ओलावृष्टि भी क्यों नहीं हो, हमने तय किया है कि इनका बीमा करवाएंगे। 15 लाख तक का मुआवजा मिल पाएगा किसानों को, ये भी हमने प्रयास किया है। बाकी आप जानते हो कि किस्मों की कमी नहीं है, चाहे युवा हो, किसानों का अलग ब्लड पे हमने किया है, आप सबको मालूम है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में आप सबके आशीर्वाद से अगर सरकार रिपीट होगी, गारंटी पूरी होगी, स्कीम जो दी हमने आपको वो स्कीम और मजबूत होगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, बुजुर्गों को दे रहे हैं पेंशन, विधवाओं को दे रहे हैं, निःसज्जनों को, दिव्यांगों को, अपंग लोगों को दे रहे हैं। 1000 मिनिमम कर दिए और आगे गारंटी दे दी है, आगे अपना बढ़ती जाएगी, 15% हर साल बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 से 1500, 1500, 2000 आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के फैसले में हमने किए शोषित सिक्योरिटी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है, विपक्ष के बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके जहन में है। आप सब में मैं अपील करूंगा हमेशा की तरह आप लोग आगे आएँ और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पढ़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी अगर आप चाहोगे तो, तब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, तब बनती है सरकार। ये दिमाग में रखें आप, और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको आप कामयाब करने में कमी नहीं रखेंगे।